हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी? उम्मीद आप सभी अच्छे होंगे। आपका एसएससी बैंक क्लास में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम अपने फिजिक्स के क्वेश्चन आगे करने वाले हैं। हमने 73 क्वेश्चंस तक अपने कंप्लीट कर लिए हैं, 73 कंप्लीट कर चुके हैं। उसके आगे आज की भी इस वीडियो में करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को दिखाई भी दे रहा होगा। ये एनडीए एनए में आए हुए क्वेश्चन है, ये एसएससी सीजीएल में आए हुए क्वेश्चन है, ये आईएएस के एग्जाम में भी आए हुए क्वेश्चन हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहीं से आप लोगों के क्वेश्चन उठाते हैं टीचर्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हाउ मैनी क्यूबिक सेंटीमीटर आर इन द क्यूबिक मीटर? एक क्यूब मीटर में कितने क्यूब सेंटीमीटर होते हैं? तो एक क्यूब मीटर कितना होता है? 1 क्यूब मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब यानी 1 मीटर पावर 3 इज इक्वल टू 10 की पावर 2 का क्यूब। 10 की पावर 2 का क्यूब। 10 की पावर 2 क्यों? क्योंकि मीटर को सेंटीमीटर में बदल दिया। अब सेंटीमीटर में बदला है तो उसके ऊपर क्यूब था तो क्यूब लगा दिया, ठीक है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और क्यूब था तो क्यूब कर दिया, तो 10 की पावर 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 की पावर 6 सेंटीमीटर, ठीक है। 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ द डिस्टेंस s कवर्ड बाय मूविंग ए कार इन द रेक्टिलिनियर मोशन with a speed v in time t is given by s is equal to vt, then car undergoes। बोला गया है कि यदि एक डिस्टेंस s है जो कि कवर किया जाएगा एक मूविंग कार के द्वारा इन रेक्टिलिनियर मोशन, स्पीड होगी v, टाइम होगा t और s इज इक्वल टू वी टी, देन कार अंडरगोज। तो कार हो जाएगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में, तो कार चली जाएगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में। चलो पढ़ लेते हैं आंसर में क्या गिवन है। एज द बॉडी मूव्स विद ए कांस्टेंट स्पीड along a straight line versus along a straight line और रेक्टिलिनियर पाथ, हेंस बॉडी अंडरगो यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जब भी कोई भी एक बॉडी है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगी अलोंग ए स्ट्रेट लाइन या रेक्टिलिनियर पाथ में, तो वो जो बॉडी है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंदर चली जाएगी। हेयर द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉडी इज अनचेंज, उसकी डायरेक्शन अनचेंज हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दो स्टेटमेंट दे रखी है, उसमें से बताना है। चलो देखिए, स्टेटमेंट आपकी ये गिवन है। अब देखो यहाँ से जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो देख लेते हैं कि स्टेटमेंट 1 से ही काम चल जाएगा, स्टेटमेंट ट्रू है, स्टेटमेंट 2 करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ये दिया हुआ है। चलो देख लेते हैं एक बारी। देखिए, ए बॉडी इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ इज एक्टिंग अपॉन ए सेंट्रीपिटल फोर्स। Centripetal force acting on the body is doing work to keep it rotating in the circular path. The work done by the centripetal force is always zero. जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है ना उसके द्वारा जो वर्क डन किया हुआ कितना होता है? जीरो होता है। एज इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट, वो इसीलिए परपेंडिकुलर होता है डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है। तो इसका मतलब स्टेटमेंट 1 इसमें ट्रू बता रखी है, स्टेटमेंट 2 फॉल्स बता रखा है, ऐसा कह रखा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब इसमें आपके पास ये देखिए, इफ द मोशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन से मोशन रिप्रेजेंट हो रहा है पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, पैरेलल टू द टाइम एक्सिस यानी ये वाला डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, देन द ऑब्जेक्ट अंडरगो। तो ऑब्जेक्ट कहाँ चला जाएगा? ऑब्जेक्ट जीरो वेलोसिटी मोशन पे चला जाएगा, यानी वेलोसिटी है ही नहीं, जीरो है, डिस्टेंस हो गई है, ठीक है, बढ़ी नहीं रहा टाइम के अकॉर्डिंग। इट इज क्लियरली फ्रॉम द ग्राफ दैट द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम with the change in time, hence the object is at rest। तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो जाएगा, इन अदर वर्ड वी कैन से दैट जीरो वेलोसिटी मोशन। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, दो बॉडी हैं ए बी हैविंग masses m और 4m respectively are moving equilinear momentum, इक्विलिनियर मोमेंटम में चल रहे हैं। द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में जो काइनेटिक एनर्जी की रेशियो होगी वो क्या होगी, ये आपको बताना है। ये एक्चुअली ना 78 के बाद में 96 पेज नंबर आ गया, शायद कुछ न कुछ गलत हुआ है यहाँ पे। चलो एक बार देख लेते हैं, पेज कोई मिसमैच हो गया। 78 के बाद, अच्छा शायद एक पेज ना मिस हो गया है, इस वजह से ये दिक्कत है।
एक पेज मिस हो गया है आपका। हाँ जी, एक पेज मिस हो गया एक्चुअली। कोई नहीं, चलो देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपका 4:1 होगा। एक्चुअली क्या होता है, जो रिलेशन है ना लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में, वो ये होता है k इज इक्वल टू पी स्क्वेयर बाई 2m, पी स्क्वेयर बाई 2m। ठीक है, तो इस वजह से 4:1 आंसर हो जाएगा। चलो कोई नहीं, 96 क्वेश्चन से करते हैं। 78 के बाद में कुछ क्वेश्चन मिस हो गए हैं, वो उसमें ज्यादातर ग्राफ वगैरह के क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको करवा देंगे। 96 क्वेश्चन करते हैं, देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉट करेक्ट? ग्रेविटेशनल फोर्स से करेक्ट नहीं है। ए है, इट इज एक्सपीरियंस बाई ऑल बॉडीज इन द यूनिवर्स, सही बात है। इट इज डोमिनेंट फोर्स बिटवीन celestial बॉडीज के बीच में, ठीक है। इट इज एन नेग्लिजिबल फोर्स फॉर द एटम, एटम के लिए नेग्लिजिबल है, ठीक है। इट इज द सेम फॉर ऑल पेयर ऑफ बॉडीज इन द यूनिवर्स, सेम नहीं होता है, क्योंकि जो ज्यादा बड़ा होता है उस पर ही डिपेंड करता है। अब देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला ये होता है हमारे पास, एफ जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 डिवाइड बाई आर स्क्वेयर। तो m1 और m2 तो पता ही है आपको क्या होता है, मास होता है। ठीक है, सो द डिफरेंट पेयर ऑफ बॉडीज गिवन डिस्टेंस फोर्स डिपेंड अपॉन द प्रोडक्ट ऑफ देयर मास। तो इन चीजों पे डिपेंड करता है, किस किस डिस्टेंस पे, फोर्स पे, और डिपेंड, जो फोर्स है वो डिपेंड करता है उनके मास पे। ठीक है, तो मास पे डिपेंड करता है। 97th क्वेश्चन, वेदर एन ऑब्जेक्ट विल फ्लोट और श्रिंक इन ए लिक्विड डिपेंड ऑन, ये चीज किस चीज पे डिपेंड करता है? तो ये डिपेंड करता है डिफरेंस इन देयर डेंसिटी, डेंसिटीज ऑफ द बोर्ड ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड लिक्विड। कि डेंसिटी किसकी ज्यादा है, अगर वो ज्यादा डेंसिटी वाला ऑब्जेक्ट होगा तो डूब जाएगा, और कम डेंसिटी वाला होगा तो तैरेगा। वेदर एन ऑब्जेक्ट विल फ्लोट और सिंक इन ए लिक्विड डिपेंड ऑन द डिफरेंस इन देयर डेंसिटीज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड लिक्विड। क्वेश्चन नंबर 98, ए बॉल बैलेंस्ड ऑन ए वर्टिकल रोड इज एन एग्जांपल ऑफ। एक बॉल है जो वर्टिकल रोड पे अगर हम बैलेंस कर देते हैं तो वो किसका एग्जाम्पल है? वो है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का एग्जाम्पल, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ए बॉल बैलेंस ऑन अ वर्टिकल रोड इज एन एग्जाम्पल ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। 99th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ फ्लूइड इज एट रेस्ट इन द कप इज करेक्ट? ठीक है, एक फ्लूइड रेस्ट में हो कफ के अंदर, तो कौन सी स्टेटमेंट सही है? प्रेशर, देख लेते, देखिए, प्रेशर इज सेम एट ऑल द पॉइंट्स इन द फ्लूइड, ये तो सही नहीं है। प्रेशर इज एक्सर्टेड ऑन द वॉल, ये बिल्कुल सही है, वॉल के ऊपर प्रेशर लगेगा। प्रेशर एग्जिटेड एवरीवेयर इन द फ्लूइड, फ्लूइड के अंदर तो एवरीवेयर प्रेशर होगा ही। तो सेकंड और थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन, प्रेशर इज नॉट सेम एट ऑल पॉइंट इन फ्लूइड, फ्लूइड के हर एक पॉइंट पे सेम प्रेशर नहीं होगा। इट इंक्रीज विद द इंक्रीज इन डेप्थ। ठीक है, डेप्थ जितनी ज्यादा डेप्थ होगी उतना ज्यादा प्रेशर इंक्रीज होगा। प्रेशर इज फ्लूइड एग्जिस्ट्स everywhere in the fluid, fluid always exert pressure on wall of the container। क्वेश्चन नंबर 100, लाइट ईयर इज ए यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ, किस चीज के मेजरमेंट के लिए यूज होता है? वेरी गुड, वेरी लार्ज डिस्टेंस के लिए यूज होता है। ए लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ लेंथ यूज टू एक्सप्रेस एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, जो कि कितना होता है? 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर, ट्रिलियन किलोमीटर। 9.46 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 12 किलोमीटर, और 5.88 ट्रिलियन माइल्स। 5.88 मल्टीप्लाई 8, 10 रेज टू पावर 12 माइल्स। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 101, ए पार्टिकल मूव्स विद ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है अलोंग विद ए स्ट्रेट लाइन फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्ट्रेट लाइन पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, द परसेंटेज इंक्रीज इन डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग दी सिक्स्थ सेकेंड कंपेयर टू दैट फिफ्थ सेकेंड इज अबाउट। तो कितना होगा? देखिए, वी नो दैट एस एन जो डिस्टेंस है इज इक्वल टू यू प्लस हाफ 80 स्क्वेयर, 80 स्क्वेयर, यू प्लस 1/2 ए, 2n-1,
अगर हम यहाँ पे बात करेंगे इनिशियल 0 हो गई, 1/2 ले दिया a, और 2 n की वैल्यू 6 है, तो ये 2 × 6 - 1 आ जाएगा, और ये आ गया 11/2। अगर 5 की भी निकालेंगे तो 5 आ गया 9 - 2। अब इन दोनों को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा, और फिर परसेंटेज निकाल देंगे, 22% के आसपास आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, आपकी एसएससी के अंदर इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे, मतलब जो न्यूमेरिकल टाइप है वो नहीं आते, बेसिकली आपसे फैक्ट पूछा जाता है। ठीक है, पर सीडीएस के अंदर आपके ये वाले न्यूमेरिकल आएंगे, तो एक बारी बच्चे ध्यान से देख लें। क्वेश्चन नंबर 102, थोड़ा सा ब्लर हो चुका है यहाँ से। द पोजिशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल इज आर इज इक्वल टू, ये भी आपका क्या है, न्यूमेरिकल वाली वैल्यू दे रखी है। देन द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v एक्सीलरेशन रिस्पेक्ट लाई, तो कौन सी लाइन में एक्सीलरेशन और वेलोसिटी लाई करेगी, तो डी, यानी एक्स वाई प्लेन और एक्स डायरेक्शन में, एक्स वाई प्लेन में और एक्स डायरेक्शन में लाई करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। देखिए, ये भी आपका न्यूमेरिकल गिवन है, एक बारी पढ़ लेना इसे ध्यान से। ठीक है, यहाँ पे भी आपका न्यूमेरिकल टाइप दे रखा है, चलो इसको एक बारी देख लेते हैं। टू आइडेंटिकल सॉलिड पीसेस, वन ऑफ गोल्ड अदर ऑफ सिल्वर, एक तो गोल्ड का एक सिल्वर का है, व्हेन इमर्ज कंप्लीटली इन वाटर एग्जिबिट इक्वल वेट एग्जिबिट कर लेते हैं, व्हेन द वेट इन एयर ऑफ गोल्ड इज ग्रेटर देन दी सिल्वर, ग्रेटर देन दैट ऑफ सिल्वर। तो इनसाइड वाटर में क्या होता है, अब देखिए क्या होगा, द सिल्वर पीस विल वेट मोर, तो सिल्वर पीस का जो है वेट है वो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, सिल्वर पीस का जो वेट है वो ज़्यादा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, ये भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ये वाला देखिए। दी हुक्स लॉ, हुक्स लॉ इज वैलिड फॉर, तो हुक्स लॉ कहाँ पे लगता है, हुक्स लॉ इज ओनली, ये लगता है आपका ओनली प्रोपोर्शनल रीजन ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, जहाँ पे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का ओनली प्रोपोर्शनल रीजन पे ही ये हुक्स लॉ आपका लगता है। चलो देखिए, अगर हुक्स लॉ की बात करें, इज द ओनली really valid up to the proportionality limit, and this is simply because the Hooke's law is proportionality law, force is proportional to extension, force is proportional to extension। अगर ये क्वेश्चन देखें हम, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g on the surface of the earth and the universal gravitational constant g, तो क्या इन दोनों में रिलेशन बनेगा वो हमें बताना है। एम तो है मास ऑफ अर्थ, आर है रेडियस ऑफ द अर्थ, तो हमेशा इसमें ये रिलेशन बनता है, स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम स्क्वेयर बाई आर। ठीक है, देख लेते हैं कैसे बनता है। ग्रेविटेशनल फोर्स होता है आपका, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एफ इज इक्वल टू जी एम एम आर स्क्वेयर, एम एम यानी मास, आर स्क्वेयर। अब देखिए, अगर हम देखें एफ इज इक्वल टू एम जी होता है, एफ इज इक्वल टू एम जी होता है, तो इन दोनों इक्वेशन से हमें पता चल जाएगा, कंपेयर कर देंगे, कंपेयर करेंगे तो एम से एम कट जाएगा, छोटे वाले से एम से एम, और ये जी के इक्वल ये पूरा आ जाएगा, जी एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये याद रखना, बहुत बार आ जाता है। देखिए, ये आपको मैच करने हैं कॉलम 1 से कॉलम 2। अगर हम मैच करते हैं तो देखिए, सबसे पहला मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल, तो एसी जनरेशन, एसी जनरेटर है जो मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर देता है, बदल देता है। इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल, इलेक्ट्रिक मोटर होती है जो इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल में कन्वर्ट कर देती है। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का तो सबको पता होगा, 1/2 mv², 1/2 mv² होता है। पोटेंशियल एनर्जी एम जी है, तो उसे पोटेंशियल एनर्जी एम जी है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। एसी जनरेशन इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल इनटू इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिक मोटर जो है कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। Question number 109. When a net force act on a object, the object will accelerate in the direction of the force with an acceleration proportional to, तो देखिए
जब भी एक नेट फोर्स एक्ट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो ऑब्जेक्ट विल बी एक्सेलरेटेड इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो फोर्स जहाँ पे लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में जो वो आपका ऑब्जेक्ट वो भी एक्सेलरेट हो जाएगा विद एन एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल थी। जो वो एक्सेलरेशन होगी ना वो किसके प्रोपोर्शनल होगी? वो प्रोपोर्शनल होगी फोर्स ऑन दी ऑब्जेक्ट, यानी जितना ज़्यादा आप फोर्स लगाओगे उतना ज़्यादा वो एक्सेलरेट होती चली जाएगी। F इज इक्वल टू डी पी वाई डी टी, चेंज इन मोमेंटम बाई चेंज इन टाइम। ठीक है, F इज इक्वल टू के एम ए रह जाएगा, के की वैल्यू 1 हो जाएगी यहाँ पे। ये भी बताया अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। तो यही गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 110, which one of the following statement with regard to the ultraviolet light is not correct? ultraviolet light के अकॉर्डिंग कौन सी चीज करेक्ट नहीं है? इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये सही है। इट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, वैक्यूम से भी क्रॉस कर लेती है। इट इज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव, ये गलत है। ट्रांसवर्स वेव होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं होती, ट्रांसवर्सनल वेव होती है। इट्स वेवलेंथ इज शॉर्टर स्मॉलर देन द विजिबल लाइट्स, ये बात भी सही है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आ जाएगा आपका। 111, if the speed of a light in air is represented by c, speed of a light in air is represented by c and the speed of medium is v, then the refractive index of the medium can calculated with the formula। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसे हम म्यू से नोट करते हैं, इस साइन से, वो होता है ओ बाई वी। अब ओ बाई वी का मतलब है, ओ तो यहाँ पे क्या गिवन है, लाइट की जो वो क्या गिवन था, स्पीड ऑफ लाइट सी है, तो सी बाई वी, सी बाई वी यानी बी हो जाएगा। ठीक है, सी बाई वी, सी बाई वी बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस की यूनिट है। लाइट इज ईयर इज ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ, यूनिट मेजरमेंट क्या करती है, वो करती है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग 1 ईयर, एक ईयर में। साउंड का नहीं होता, लाइट का होता है, ध्यान रखना। तो डी हो जाएगा, सी हो जाएगा, सॉरी। A light year is a alternatively spelled light year, a large unit of length used to express astronomical distance, is equivalent to 9.46 trillion kilometers or 5.88 trillion miles as defined by the International An- Astronomical Union. A light year is a distance that traveled in vacuum in 1 year. Question number 114. Weight and mass of an object are defined with Newton's law of motion. Which among the following is true? इनमें से कौन सा सही है? तो वो सही है, mass is constant proportionality. Mass is a constant proportionality, ये सही हो जाएगा। Directly proportional to mean, मतलब वेट एंड मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर डिफाइंड, वो डिफाइन किए जाते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, उसमें से कौन सा ट्रू है? तो मास इज डायरेक्टली, मास इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, मास इज कांस्टेंट कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मीन्स दैट वन क्वांटिटी इज इंक्रीजिंग दैट अनदर क्वांटिटी ऑल्सो इंक्रीजिंग if the quantity is directly proportional. Given mass is directly proportional to the weight. Mathematically, it can be written as weight is equal to mass. Weight is directly proportional to mass. Weight is equal to mass into K, where K is a constant of proportionality. K ही constant of proportionality. After the proportionality sign is removed. Remove जब सब ये किया तो ये आ गया, constant आ गया। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन 115। फंडामेंटल लॉ ऑफ फिजिक्स रिक्वायर, फंडामेंटल लॉ ऑफ फिजिक्स क्या रिक्वायर करती है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मोमेंटम एंड चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मोमेंटम एंड चार्ज, ये फंडामेंटल लॉ ऑफ फिजिक्स है, जो कि कंजर्वेशन लॉ आर फंडामेंटल टू आवर understanding of the physical world, in that they are describe which process can or cannot occur in nature. For example, the conservation law of energy that state that the total quantity of energy in the isolated system does not change, though it may change from form. With respect to the classical physics, conservation law include conservation of energy, mass, or linear momentum, angular momentum, and electric charge. Conservation law have
Broad application in physics as well as in other fields such as chemistry, biology, zoology, geology and engineering में भी ये सारी चीजें यूज होती हैं. Next question है 116. Work is said to be 1 joule when a force of 5 Newton move object of 25 centimeter. ठीक है, तो ये आंसर सही हो जाएगा. सॉरी. ठीक है, देखो 4 न्यूटन और 25 सेंटीमीटर, मीटर में बदलोगे तो 25 सेंटीमीटर को आप मीटर में बदलोगे तो 1/4 आ जाएगा. 1/4 यानी 1/4 मल्टीप्लाई हुआ तो 1 न्यूटन आ जाएगा. फोर्स इज इक्वल टू एम ए. फोर्स इज इक्वल टू एम ए. देखिए, जूल होता है न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन मीटर. अब 4 न्यूटन गिवन था और मीटर 1/4 था तो 4 से 4 कट गया, 1 जूल आ जाएगा आपका आंसर. ध्यान रखना 1 जूल इज इक्वल टू न्यूटन इंटू मीटर. ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज जूल डोनेटेड बाई जे, डिनोटेड बाई जे. 1 joule of work is said to be done when force of 1 Newton moves an object through the distance of 1 meter in the direction of the force. देखिए, a uniform motion of a car along a circular path experience. Uniform motion एक कार का along a circular path is. देखते हैं क्या होगा आंसर. देखिए, B. A change in velocity due to a change in its direction of motion. Change in velocity due to a change in direction of motion. यहाँ पे देखिए, an object is uniform circular motion experience an inward net force. This inward force changes in velocity due to a change in its direction of motion. It is sometimes referred to the centripetal force, where the centripetal describe its direction. Without its centripetal force, an object could never alter its direction. The fact that the centripetal force is directed perpendicular to the tangential velocity means that the force can alter the direction of the object velocity in vector without alternating its magnitude. तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपका न्यूमेरिकल है तो आप खुद ही कर लेना, एक बारी देख लेना. यहाँ पे भी आपको न्यूमेरिकली गिवन है, काइनेटिक एनर्जी आपको गिवन है और v की वैल्यू आपसे फाइंड आउट करवा के m की वैल्यू गिवन है. मास है इतना ग्राम तो इतना ग्राम को केजी में बदल दिया तो 2 हो गया. ठीक है, और सारी चीज़ें काइनेटिक एनर्जी दे रखी है और आपको स्पीड निकालनी है, v की वैल्यू निकालनी है. अब यहाँ पे देखिए, द यूनिट ऑफ द रेशियो बिटवीन थ्रस्ट एंड इम्पल्स इज सेम एज दैट ऑफ. तो थ्रस्ट और इम्पल्स, थ्रस्ट बाय इम्पल्स यानी थ्रस्ट की फोर्स होती है और इम्पल्स की होती है फोर्स इनटू टाइम, तो 1/टाइम हो जाएगा. 1/टाइम यानी SOU SOUNIT. तो फ्रीक्वेंसी भी होती है 1/सेकंड. 1/सेकंड फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज इज यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी होता है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंजर्वेटिव फोर्स. कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है. तो फ्रिक्शनल फोर्स है, जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है. बाकी ये भी कंजर्वेटिव फोर्स है. ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स और स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है. ए कंजर्वेटिव फोर्स इज द फोर्स डन in moving a particle from one place to another such that the force is independent of the path taken by the particle. ये independent होना चाहिए. Gravitational force is an example of conservative force while the frictional force is an example of non-conservative force. Frictional force of non-conservative. Other example of conservative force are electric spring, the electrostatic force between two electric charge, and magnetic force between two magnetic poles. Question number 22. A negative work done when an applied force F and the corresponding displacement SR ये होने चाहिए एंटी पैरेलल टू ईच अदर. यानी फोर्स हम यहाँ लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट उस साइड हो रही है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? इसका मतलब ये क्या है? नेगेटिव वर्क है. नेगेटिव वर्क. ठीक है, सी आंसर हो जाएगा. आपसे क्या पूछ रखा है? डायमेंशन पूछ रखी. डायमेंशन ऑफ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है F इज इक्वल टू Gm1m2 r². अब ये F, ये सारे G की वैल्यू निकाल देंगे यहाँ से. अगर हम G की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो F यहाँ पे आ जाएगा, G यहाँ पे आ जाएगा. अगर अभी यहाँ पे देखोगे तो फोर्स है यानी
फोर्स क्या होता है आपका? फोर्स का होता है Mlt-2। फोर्स का डायमेंशन ये हो गया। फोर्स का डायमेंशन, अब मास ऊपर आएगा तो माइनस वन में चला जाएगा क्योंकि नीचे वैल्यू टू थी। अब देखो जी की वैल्यू ऐसे ही ये लिख रखी है, ऐसे ही कर लेते हैं, ये लिख रखी। तो एफ का ये हो गया। अब मास दो है तो एम की पावर टू हो गई, ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी पावर, तो माइनस वन एम आ जाएगा। टी की पावर माइनस टू है ही, और लेंथ आपका एल की पावर टू गिवन थी, और फोर्स में एक एल होगा तो दो एल और एक एल, तीन एल बन जाएंगे। तो एम की पावर माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू आपका आ जाएगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये याद रख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द टाइम पीरियड ऑफ 1 मीटर लॉन्ग पेंडुलम अप्रोक्सीमेट टू। तो ये ना पेंडुलम का फॉर्मूला होता है। जो भी यहाँ पे एनडीए वाले बच्चे हैं या सीडीएस वाले बच्चे हैं या आईएएस की तैयारी करते हैं वो एक बार ध्यान रख लीजिएगा। एनडीए में ज़्यादातर आता है, एसएससी में नहीं पूछते फिर भी। तो पेंडुलम का जो आपका फॉर्मूला होता है टी इज इक्वल टू टू अंडर रूट पाई एल जी। तो यहाँ पे आपका एल की वैल्यू वन, जी की वैल्यू 10 लेके 2 सेकंड निकाल रखा आंसर। सारे न्यूमेरिकली दे रखे आ गया। ए मास m is dragged by pull on the horizontal plane of force anti-parallel to its displacement. The work done pulling m is, तो वर्क डन क्या होगा? वर्क डन हो जाएगा पॉजिटिव। एक m मास है, वो ड्रैग्ड कर रहे हैं पुली के द्वारा द हॉरिजॉन्टल प्लेन पे फोर्स एंटी पैरेलल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट। एंटी पैरेलल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट द वर्क डन इज पुलिंग। एंटी पैरेलल है ना, एंटी पैरेलल, पैरेलल तो ऐसे होता है, अब एंटी पैरेलल है तो उल्टा चल रहा है, उल्टा चल रहा है तो वर्क डन तो नेगेटिव होगा, पॉजिटिव हो ही नहीं कहीं से नहीं। अगर ये वर्क डन नेगेटिव होगा क्योंकि एंटी पैरेलल है, फोर्स इस साइड लगा रहे हैं, चल इस साइड रहा है तो एंटी पैरेलल नेगेटिव आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126 आपको गिवन है। ए 5 न्यूटन फोर्स is defined when mass of 10 kg is accelerated with A is equal to F by m, यानी फोर्स बाई मास। मास आपको गिवन है 10 kg और फोर्स 5, तो 1/2 एक्सेलेरेशन 0.5 आ जाएगी। 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, 0.5। ये भी आपका न्यूमेरिकल गिवन है, एक बार देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन करते हैं द एनर्जी पोज्ड बाय ए बॉडी ड्यू टू इट चेंज इन पोजीशन और शेप इज कॉल्ड। जो पोजीशन या शेप में चेंज होने के बाद जो एनर्जी एक बॉडी की पोज करता है वो बॉडी, उसे बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी अराइज अलो टू चेंज इन शेप एंड साइज ऑफ द पोजीशन। शेप साइज पोजीशन पे चेंज होने के बाद। ये भी आपका न्यूमेरिकल दे रखा है, एक बार देख लीजिएगा। P इज इक्वल टू एफ बाई एरिया ऑफ ए कॉन्टैक्ट, कॉन्टी होगा ये, इस प्रिंट हो रखा है। 130 व्हाट इज द नेचर ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का नेचर क्या है? फॉर मूविंग ए कार विद ए यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, जब भी एक कार मूविंग एक्सेलेरेशन तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, ठीक है। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी इज मूविंग विद ए यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, अगर एक्सेलेरेशन यूनिफॉर्म होगा तो रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। ये भी आपका न्यूमेरिकल दे रखा है, देख लीजिएगा एक बार। ई एंड दिस इज ऑल्सो इन न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल आप लोग एक बार देख लेना। हम्म, ठीक है। देखिए 33 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, कौन से इसमें से वेक्टर क्वांटिटी नहीं है? तो वेलोसिटी तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। टॉर्क भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, पर स्पीड एक ऐसी क्वांटिटी है जो वेक्टर नहीं है, स्केलर है, ठीक है। इफ ए स्पिनिंग स्पीड of the earth increases then the weight of the body at the equator will, तो इक्वेटर पे जो होगा उस बॉडी का वेट में क्या फर्क पड़ेगा? तो वो डिक्रीज हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रख लेना बस। वैसे ही अगर स्पिनिंग स्पीड ऑफ द अर्थ अगर इंक्रीज हो जाएगी तो वेट जो है इक्वेटर पे बैठा उसका डिक्रीज हो जाएगा। ए पार्टिकल इज मूविंग विद यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से विद कांस्टेंट स्पीड v along with the circle r, the acceleration of the particle। acceleration क्या होता है?
इसका आंसर आ जाएगा वी स्क्वेयर बाई आर, यानी स्पीड अगर कांस्टेंट स्पीड वी है तो वी स्क्वेयर बाई आर आपका रेडियस हो जाएगा। डी ऑप्शन आ जाएगा। द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सेलरेशन हैज मैग्नीट्यूड इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द बॉडी स्पीड वी अलोंग द कर्व divided by the distance r from the center of the circle to the moving body, that is v 2 by r, the acceleration directly towards the center of the circle। छोड़िए, देखिए ये भी आपका न्यूमेरिकल गिवन है। 37th क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, 37th क्वेश्चन करते हैं। व्हाट हैपन टू ए ग्रेविटेशनल फोर्स between two object if the mass of one object is double the distance between them is also double। अगर एक ऑब्जेक्ट का मास डबल हो जाए और डिस्टेंस भी डबल हो जाए तो क्या होगा? द फोर्स वुड बी हाफ। तो उस केस में फोर्स हाफ हो जाएगा। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इज हाफ देन द ग्रेविटेशनल फोर्स डबल। तो डिस्टेंस आधा हो गया तो ग्रेविटेशनल दुगना हो जाएगा। ग्रेविटेशनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? डिस्टेंस के। अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स घट जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, सो हियर इज डबल। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट आर डबल, तो अगर डिस्टेंस डबल कर दिया जाए तो ग्रेविटेशनल फोर्स डिक्रीज हो जाएगा। हियर द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट आर इंक्रीजिंग आल्सो वी कैन से दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। ये आपको 38th क्वेश्चन गिवन है। 38th क्वेश्चन देखिए। द एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के कारण जो एक्सेलेरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी एट द अर्थ सरफेस डिपेंड। द एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के कारण जो एक्सेलेरेशन है अर्थ सरफेस के ऊपर, वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है? वेरी गुड, वो डिपेंड करता है दोनों पे, मास एंड रेडियस, मास और रेडियस। इट इज़ गिवन, फॉर्मूला ये दिया गया है। जो ग्रेविटी ग्रेविटी होती है वो इज इक्वल टू जी ग्रेविटेशनल फोर्स मल्टीप्लाई में मास डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो मास और आर स्क्वायर दोनों पर डिपेंड करते हैं क्योंकि जी की वैल्यू तो क्या है? फिक्स है। जी की वैल्यू तो फिक्स है, तो इन दोनों पर डिपेंड करता है मास और रेडियस। ठीक है। 39th क्वेश्चन में फिर से आपका क्या दे रखा है? एक न्यूमेरिकल दे रखा है, महाराष्ट्र में आया था 2022 में। तो चलो एक बारी देख लीजिएगा इसे भी। एम जी का फॉर्मूला लगा रखा है। ए पर्सन कैरिंग ए बैग, टोटल मास है 25 kg, क्लाइंब अप टू ए हाइट 5 मीटर इन 30 सेकेंड, हाउ मच पावर नीडेड टू कैरी द बैग। तो कितना पावर लगाना पड़ेगा उसे? तो एम जी, बैग कितने का है? 25 kg का, 25 मल्टीप्लाई में जी ग्रेविटी, मतलब जो ग्रेविटी का लगाएगी तो अर्थ की जगह 9.8 की स्पीड से, तो 245 न्यूटन लगाना पड़ेगा। उसके बाद वर्क डन बाय द फोर्स बाय टेकिंग द बैग अप टू 5 मीटर, अगर 5 मीटर लेके जाना है तो 2 2 45, 1 मीटर का था तो 5 मीटर लेके जाना है तो 5 मीटर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1225 जूल। 1225 जूल वर्क डन इन 30 सेकेंड, 30 सेकेंड में जो वर्क डन करना पड़ेगा वो 1225 जूल का करना पड़ेगा। ठीक है, पावर इज डिलीवर्ड इतने वोट। तो देख लीजिएगा एक बारी, इतना टफ क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, फिर भी एक बारी नॉर्मली देख लीजिएगा। चलो, आज की इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन है। आज हमने 139 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं। अब जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे वो किसी नेक्स्ट चैप्टर से होंगे। ये जो चैप्टर था आपका, ये इस चैप्टर का जो नेम है वो बेसिकली इस चैप्टर का नेम था फिजिकल क्वांटिटी एंड मैकेनिज्म। फिजिकल क्वांटिटी एंड मैकेनिज्म आज हमने क्वेश्चन सारे कंप्लीट कर लिए हैं। अब जो भी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आपके कंप्लीट करेंगे। 2 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं वो भी हम कर लेंगे। ठीक है, चलो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।